अगर आप कक्षा 10 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे 95% नंबर आएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के PYQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे बच्चे, अभिभावक देख रहे हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, ट्यूशन के ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। बहुत ही मेहनत से ये प्रश्न जो है टाइप किए गए हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे, उसके साथ में ही आपके 2 से 3 प्रश्न और हम एक्सप्लेन कराएंगे। तो अच्छे से बने रहें, पूरा वीडियो देखें। ये नहीं कि आप लोग कट करके बस छोड़ दें, कट करके देखें तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप पूरा वीडियो देखें और कॉपी पेंसिल निकाल के बैठें। तो आप सभी का स्वागत है गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल। आपको इस पर पूरी क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है या कला है, होम साइंस है, सभी के आपको यहाँ पर बहुत अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। ये प्रश्न जो है पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर और डी -25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। इसके अलावा 2024 में भी आया है और भी सनों में आया हुआ है, टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही होगा। तो क्या ध्यान रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, सभी शेयर कर दें। कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। यही प्रश्न पूछता कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम की जगह देता अधिकतम। क्या देता है यहाँ पर, अधिकतम दूरी क्या होगी, तो उत्तर होता फिर यहाँ पर अनंत। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, न्यूनतम पूछा है तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, स्पष्ट दृष्टि में परास कितना होता है, परास दूरी बताइए। परास दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए कॉर्निया पर, बी आइरिस पर, सी पुतली पर और डी दृष्टिपटल या रेटिना पर। यह प्रश्न 20 में, 22 में, 25 और 26 में आया हुआ है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दृष्टिपटल या रेटिना पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्निया के बारे में बात करें तो कॉर्निया जहाँ से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। आइरिस यह पुतली को नियंत्रित करती है और पुतली अंदर जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करता है। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखना, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी मित्र, भाई, बच्चे, अभिभावक सभी शेयर कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, वीडियो है। आपने अगर पूरा देख लिया तो आप समझ लेना आपके जो है 100% आपका स्कोर बनेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, कूलाम, एम्पेयर, जूल या ओम।
तो ध्यान रखना विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है, आपको ध्यान रखना है, एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये कूलाम जो होता है ये आवेश का होता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। जूल जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, ठीक है, किसका, प्रतिरोध का। तो आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा पूछा था, तो एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें, पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि एक अशुशक्ति HP बराबर होता है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। प्रश्न पूछा हुआ है 22 में, इसके अलावा 24 में भी आया है, इसके अलावा 25 में भी आया है। तो एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला एवं पेट्रोलियम, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखें, शेयर भी करें सभी ग्रुपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण, CaCl2, CuSO4 को या CaCO3 को। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जल को यानी पेयजल जो है उनको जीवाणु से मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम CaOCl2 बोलते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पेयजल जो होगा वो जीवाणु रहित हो जाएगा। यह प्रश्न 23 में और 24 में 26 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 1, 7, 14। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे प्रश्न। तो शुद्ध जल का pH मान होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7। कैसा होता है, तो 7 उदासीन होता है। आपसे ये कई बार उल्टा भी पूछ लेता है। ये प्रश्न 22 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 26 में पूछा गया है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन इसकी प्रकृति है। इसके अलावा आप ध्यान रखना है जो 7 से कम होता है, 7 से कम जिसका pH होगा वो ध्यान रखना अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा क्षारीय। ये आप लोग ध्यान रखना। और 7 है तो उदासीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaOCl2 या NaOH। तो धावन सोडा का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। याद रख सकते हो, अपने स्कूल की ड्रेस को धोने के लिए 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। बाकी NaHCO3 जो होता है वो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, ठीक है, और इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और CaOCl2 भी बताया व्यंजक चूर्ण होता है, और NaOH जो होता है अच्छा क्षार होता है, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी मित्र, भाई, बच्चे, अभिभावक सभी शेयर कर दें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, गृह विज्ञान हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, संस्कृत हो, सभी सब्जेक्ट्स की आपको PYQ टॉप बढ़िया जो आपके सीधे के सीधे पेपर में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। और एक्सपर्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क। इसके अलावा हम इसकी PDF भी बताएंगे आपको कैसे प्राप्त करोगे, आप बने रहें। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, A क्लोरीन, B
ब्रोमीन सी, आयोडीन डी, सल्फर। तो ध्यान रखना द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यही प्रश्न पूछता है यहाँ पर, अ हटा दे यहाँ से, तो यहाँ प्रश्न क्या बन गया? प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से धातु कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Hg। Hg यानी जिसे हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है, यानी पारा। तो आप लोग इतना ध्यान रखना। तो एक के साथ हम एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको एक्सप्लेन इसीलिए करा रहे हैं कि ये तो प्रश्न आप सीधे के सीधे पेपर में देख रहे हो, पूछा हुआ है, सन लिखी हुई है, यहाँ 23 है, इसके अलावा और भी सनों में आया है। ऐसा नहीं कि ये एक ही सन में पूछा है, बाकी यहाँ टाइप नहीं हुआ है। 24 में भी आया है, ये 25 में भी आया है ये प्रश्न, ठीक है। तो अलग अलग सेटों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम बता के चल रहे हैं, कॉपी में नोट करते रहना। इतना कहूँगा कि आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा तो निश्चित रूप से आप काफ़ी सारे प्रश्नों को समझ जाओगे, और अगला वीडियो जब आएगा, ऐसी लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो उसमें आप लोग अच्छे स्कोर करोगे। और जब पेपर होगा आपका 2027 में, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, या जहाँ से भी हो, क्योंकि सभी की NCERT एक ही है, एक जैसा ही सिलेबस है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर तैयार किया। प्रश्न नंबर मित्रों, बच्चों 11वां होगा। यहाँ पर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है A CO2 तथा जल, B क्लोरोफिल, C सूर्य का प्रकाश, और D उपरोक्त सभी। प्रश्न 20, 22, 23 में पूछा हुआ है और 25 में भी आया है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? यानी स्वपोषी जो स्वपोषी पोषण कौन करता है? स्वपोषी जीव। और स्वपोषी जीव होते हैं हरे पेड़ पौधे। यानी हरे पेड़ पौधे भोजन की प्राप्ति करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 CO2 जल, CO2 नंबर 1 CO2 की आवश्यकता होती है, नंबर 2 जल की आवश्यकता होती है, नंबर 3 क्लोरोफिल, और नंबर 4 सूर्य का प्रकाश। तो 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो वो अपना भोजन बनाते हैं दिन के समय, हरे पेड़ पौधे। तो उसी को हम स्वपोषण बोलते हैं, और ये प्लांट करते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए जल वहन का, बी भोजन वहन का, सी अमीनो अम्ल का वहन, और डी ऑक्सीजन का वहन। प्रश्न पूछा गया है 22 में, 24 में भी आया है, 26 में भी आया है प्रश्न। तो देखो आपको बताएं, जाइलम ऊतक होता है पेड़ पौधों में, ये जल और खनिज को जो है परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग याद कर सकते हो, ज से जाइलम और ज से जल। बोलो मेरे साथ, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, याद हो जाएगा आराम से, और प्रश्न आएगा सही कर दोगे। एक और होता है ऊतक जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक क्या होता है? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्ती में अपना भोजन बनाते हैं तो पूरे शरीर में परिवहन करने काम करता है भोजन, वो फ्लोएम ऊतक, ठीक है। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है? भोजन यानी खाद्य पदार्थ को पेड़ पौधों के सभी अंगों में पहुंचाता है। जाइलम जल, तो आपको मैंने दोनों बता दी। ध्यान रखना मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, सभी ध्यान रखना, शेयर करना जितने भी देख रहे हो, और आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। बढ़िया प्रश्न है, हर प्रश्न एकदम धांसू प्रश्न है भैया। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ध्यान रखना, किडनी जो होती है मनुष्य में 2 पाई जाती हैं। ध्यान रखना कितनी? 2 पाई जाती हैं। 150 ग्राम की 2 किडनी होती हैं, ठीक है। और यह जो है उत्सर्जन का भाग होता है। इस किडनियों का मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त को छानना, जो रक्त होता है उसको छानना, उनको जो है फिल्टर करना। इसके अंदर भी जो होता है वो नेफ्रॉन होते हैं, जिन्हें हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी में 1 लाख होते हैं, यही एक्चुअल रक्त को फिल्टर करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। तो रक्त किसका भाग है? उत्सर्जन का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। तो ध्यान रखना, दो तंत्रिकाएं जो होती हैं, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका को थोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। ये और इस तरह से हमने बनाया। तो ये दो तंत्रिका कोशिका होगी और इनके बीच ये खाली स्थान जी रहा, ये खाली स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रश्न है सारे, बढ़िया प्रश्न है, पेपर में पूछे जाएंगे। पूछेगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा। तो प्रश्न पूछा गया 19 में, इसके अलावा 23, उसके अलावा 25, 26 इन सब में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमेनिया में। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो दो में होता है, एक तो हाइड्रा में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ईस्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ईस्ट, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। प्रश्न 22, 24 और 25 में आया हुआ है। परागकोश में होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आनुवांशिकता के प्रयोग हेतु मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया? 20 में, 24 में, 26 में पूछा हुआ है। टमाटर पर, मटर पर, सरसों पर या सूरजमुखी पर। तो जॉन ग्रेगर मेंडल जो आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा। तो चाहे उत्तल दर्पण पूछ ले और चाहे समतल दर्पण पूछ ले, ध्यान रखना, चाहे उत्तल पूछ ले चाहे समतल दर्पण पूछ ले, इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा, इसीलिए उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी मित्र, बच्चे, अभिभावक देख रहे हैं, शेयर करें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर वीडियो मिलेगी, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी की, सभी की आपको वीडियो मिलेगी। PYQ मिलेंगे, ऐसे PYQ जो सीधे के सीधे बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाएंगे। तो यार थोड़ा बहुत शेयर करें और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए। 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा बैंगनी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 फिजिक्स का न्यूमेरिकल। हाँ, तो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहा है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यदि इसे 5 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान रखना, समांतर श्रेणी यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक ही तो है R, इसको 5 भागों में आप बांटेंगे तो 5 भाग हो जाएंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R, 5 भाग हो गए इसके, ठीक है। तो हमें समांतर श्रेणी में लगाना है, तो फॉर्मूला होता है 1/R और सफिक्स में P होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले लगाएंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सब में R है तो यहाँ R आ जाएगा और ऊपर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ 1/R और सब एक्स में P बराबर हो जाएगा 5/R
R, तो इसका उल्टा कर देंगे तो RP, यानी इसका मतलब हो गया जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है ये, तो इसका मतलब हो गया R/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये वाला सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पूछा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, वेबर या एम्पेयर प्रति मीटर। उत्तर हो जाएगा बी यहाँ पर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। प्रश्न 23 में पूछा हुआ है, इसके अलावा 25 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एथेनॉल C2H5OH का IUPAC नाम बताओ। मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉन या एथेनोइक। तो C2 तो मैथ एथ, तो एथेनॉल ही होगा। OH लग रहा है तो नॉल आता है पीछे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। तो अभी बताया था 7 से कम जो होता है वो हमारा अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। और 7 से ज़्यादा होगा उसे हम क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय, ध्यान रखना। और 7 पे उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं शेयर कर दें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। तो ध्यान रखना IUPAC आपको पता होना चाहिए, कार्बन पता होना चाहिए कितने पे कौन आता है। तो ध्यान रखना 1 नंबर पे आता है मैथ, और 2 नंबर पे आता है एथ, 3 नंबर पे आता है प्रॉप। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर पे आता है ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट। तो ऐसे ही आता है, आप लोग ध्यान रखना। तो प्रोपेन पूछा है तो 3 C होनी चाहिए, 3 C केवल C में है, तो इसीलिए आंसर नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। ये प्रश्न 22, 24, 26 इन सालों में पूछा हुआ है। इसके अलावा देखो 2019, 18, 17 इनमें भी पूछा हुआ है, लेकिन इतनी जगह है नहीं यहाँ पर कि सारी सनें आ जाएं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो जो लास्ट ईयर जो भी सन आई है वो उनमें ही हमने यहाँ पर टाइप किया है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो RBC में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए जो भी देख रहे हैं शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को या अग्नाशय ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि ध्यान रखना यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो, माफ़ कीजिए बी सही हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। थायराइड गले में पाई जाती है। एड्रिनल ये किडनी के ऊपर होती है जो कि क्रोध वगैरह के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ कि DNA के दोनों तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा या आयनिक बंध द्वारा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 सभी शेयर कर दें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपने कर लिए समझ लो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। विज्ञान में आप लोग 100% आप अपना स्कोर करोगे, पूरे प्रश्न आपके सही जाएंगे MCQs में, ये बात ध्यान रखना। अभी हम MCQs करा रहे हैं, फिर हम यहाँ पर कॉपी वाले प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, लिखने वाले। 28वां प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रसायन है CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 या SO2। तो ओजोन परत जो होती है वो कहाँ होती है, पहले तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो हमारी पृथ्वी है, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर अर्थ के ऊपर सबसे पहली लेयर आती है, उसे ध्रुव मंडल बोलते हैं, और उसके बाद में होता है समताप मंडल। तो यहाँ पर लेयर होती है इस जगह, ये कौन सी लेयर है, इसका नाम क्या है, समताप मंडल, याद रखना समताप मंडल। यहीं पर होती है ओजोन
परत जो कि सूरज से, जो सूर्य होता है, सूरज से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे, उनको रोकती है ओजोन परत। लेकिन इसमें क्षरण हो गया, इसमें छेद होने का मुख्य कारण क्या है? तो CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज वगैरह में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। और ओजोन, ध्यान रखना, जो ओजोन परत से छेद हो गया जिसके कारण अर्थ पर परावैंगनी किरणें गिर रही हैं, इससे त्वचा कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? त्वचा कैंसर हो रहा है। आप लोग इतना भी ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है 19 में, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 सभी शेयर कर दें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में PDF भी बताऊंगा, ठीक है, आप लोग कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट यानी साफ दिखाई दे, पास का उसको स्पष्ट या साफ दिखाई नहीं दे, ठीक है, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए ध्यान रखना उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना दू, अब आप पढ़ोगे दू, अगर जोर से पढ़ोगे दू, अपने आप ऊ आएगा, तो ऊ मतलब उत्तल लेंस। आप लोग ऐसे उत्तर को कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 22, 24, 26 में पूछा हुआ है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष होता है, एक और ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को पास का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इसके निवारण के लिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस यानी बी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर। विभवांतर को मापने के लिए ध्यान रखना वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 23 में पूछा हुआ और 20 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये हमने 30 प्रश्न कराए। 30 के अलावा हमने हर प्रश्न के 2 या 3 एक्सप्लेन कराए। तो लगभग आपको हमने 90 से 100 प्रश्न करा दिए, ठीक है। एक्सप्लेन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, कॉपी में नोट किया होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देखना, पूरे याद हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाएंगे। अब बात आती है आप PDF कैसे प्राप्त करोगे। इस वीडियो में अगर 100 लाइक आएंगे, कितने लाइक? 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको PDF मिलेगा, ठीक है। आपको फ्री में ही PDF आपको उपलब्ध हम करा देंगे। 100 लाइक होने चाहिए और सभी शेयर कर दें। बहुत ही मेहनत से टाइप किया हुआ है। 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको अपने आप ऑप्शन खुल जाएगा उसमें, और आप लोग आराम से डाउनलोड कर पाओगे अपने फ़ोन में। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का और कोई सजेशन हो तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में डालना। आप लोग किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या मैं किसकी अब अगली वीडियो लाऊं, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।